स्टार्ट करते हैं डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट्स। डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट्स में हम लोग पढ़ेंगे ऑक्सीडेशन नंबर एंड वैलेंसी। मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। कल तक हमने देखा था इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, एलिमेंट्स के नेम, अकरेंस, ये सारी चीजें कल हम पढ़ चुके हैं। आज ऑक्सीडेशन नंबर एंड वैलेंसी की बात करते हैं। तो सबसे पहले देखिए आप 3D एलिमेंट्स के नेम लिखते हैं। स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, आयरन, कोबाल्ट, निकेल, कॉपर, जिंक। एटॉमिक नंबर 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30। इनका कॉन्फ़िगरेशन हमने देखा था आर्गन, और आर्गन के बाद 4s2, 3d1, 4s2, 3d2, 4s2, 3d3, 4s1, 3d5, 4s2, 3d5। यहाँ पर आप देखिए हाफ फिल्ड ऑर्बिटल हो गया। 4s2, 3d6, 4s2, 3d7, 4s2, 3d8, 4s1, 3d10। यहाँ पर ये स्टेबल होने के लिए एक इलेक्ट्रॉन शिफ्ट हो गया। 4s2, 3d10। ये इसका जनरल कॉन्फ़िगरेशन है आर्गन के बाद का। इस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के बाद हम देखते हैं ये सारा कॉन्फ़िगरेशन है। हमने जब पिछला चैप्टर पढ़ा था आपका कोऑर्डिनेट कंपाउंड, तो वहाँ पे 2 टाइप्स ऑफ कॉन्फ़िगरेशन थे। एक हमने देखा था ऑक्टाहेड्रल और दूसरा था टेट्राहेड्रल और तीसरा था स्क्वायर प्लेनर। हमें थोड़ा याद रखना पड़ेगा ये। ऑक्टाहेड्रल के लिए D3, D6 स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन है। टेट्राहेड्रल के केस में D2, D4, D7 स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन है। स्क्वायर प्लेनर के लिए तो नॉर्मली जो D5 और D10 हाफ फिल्ड एंड फुली फिल्ड है वो स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन होता है। ये हमने डी एंड एफ उसमें कोऑर्डिनेट कंपाउंड में पढ़ा हुआ है। फिर भी अगर किसी को कोई दिक्कत होती है तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। मैं दूसरा वीडियो बना दूंगा और उसमें आपको ये सारी चीजें डिटेल में सिखा दूंगा। फिलहाल मैं आता हूँ इसे लौट के इसके ऑक्सीडेशन नंबर पे। तो अब इनका ऑक्सीडेशन नंबर कैसे याद करेंगे, इसका एक अपने पास एक न्यूमेरिटिक्स होता है, एक ट्रिक होता है। उस ट्रिक को समझने के लिए हमें ये सब चीजें देखनी पड़ेंगी। तो मैं पहले इसे हटाता हूँ और उसके बाद आपको आगे ले जाता हूँ टॉपिक को। ठीक है, चलिए देखिए आगे। यहाँ पर आपका जो एलिमेंट्स है आयरन है जी। अब इनके ऑक्सीडेशन नंबर के लिए एक ट्रिक बनाई हुई है कि एक इसे छोड़ दीजिए, एक इधर से, मतलब एक आगे से और एक पीछे से छोड़ दिया, क्योंकि इसमें वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट्स नहीं होते और इसमें भी वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट नहीं होते। 3D सीरीज में दीज आर द ओनली 2 एलिमेंट्स विच डू नॉट शो variable oxidation state. For the scandium, it show only +3 stable oxidation state, and zinc only +2 stable oxidation state. As after losing 2 electron, it obtain stable D10 configuration. And scandium have less difference in the energy of S and D orbitals energy. That's why electrons were removed from the S subshell also take electron from the D subshell। मतलब S के इलेक्ट्रॉन निकालते समय D के भी इलेक्ट्रॉन अपने आप निकल जाते हैं, क्योंकि इनके एनर्जी का लेस डिफरेंस होता है। ठीक है, तो एक इधर से छोड़ा, एक इधर से छोड़ा। इधर से आप देखिए 2 एलिमेंट्स आपके टेट्राहेड्रल, इधर से पीछे से आ जाइए 2 इधर से टेट्राहेड्रल, इधर से आगे बढ़िए 1 ऑक्टाहेड्रल, उधर से पीछे आइए तो 1 ऑक्टाहेड्रल।
बचे हुए आपके जो एलिमेंट्स होंगे वो हैं आपके स्क्वायर प्लेनर, स्क्वायर प्लेनर। तो शॉर्ट ट्रिक अपना क्या बनेगा, 2 स्पॉट, एक उधर से छोड़ दो, एक इधर से छोड़ दो, और आपका बन गया 2 स्पॉट। इधर से छोड़ दिया, इधर से छोड़ दिया, 2 इधर से टेट्राहेड्रल, 2 इधर से टेट्राहेड्रल, एक इधर से ऑक्टा, एक इधर से ऑक्टा, और बाद बाकी जो 2 बचे हुए हैं वो आपके स्क्वायर प्लेनर एलिमेंट्स हो गए। ठीक है, अब जरा लौट के उसी चीज पे आ जाओ जो अभी मैंने थोड़ी देर पहले आपको बताई कि इनके जो स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन है, ऑक्टा के केस में है, मैं लिख देता हूं यहाँ पे D3 D6, टेट्रा के केस में D2 D4 एंड D7, स्क्वायर प्लेनर के लिए है D5 और D10। याद रखना, जब कंपाउंड आपका ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री में एग्जिस्ट करेगा तो उसके लिए स्टेबिलिटी D3 ज्यादा मायने रखती है, D5 नहीं। ठीक है, अब हम जरा इसके कॉन्फ़िगरेशन के बेसिस पे इनके ऑक्सीडेशन नंबर निकालते हैं। स्कैंडियम शो ओनली +3 ऑक्सीडेशन स्टेट, ऑल्दो +2 इज द मोस्ट कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट अप टू द मिडिल ऑफ द सीरीज। मिडिल आपका मैंगनीज तक आता है, यहां तक आप जैसे जैसे जाओगे वैसे वैसे +2 की स्टेबिलिटी बनी रहेगी। इसके बाद वाले एलिमेंट्स में +2 की स्टेबिलिटी कम होती जाती है। ठीक है ना, तो यहां पर आप देखिए स्कैंडियम शो ओनली +3 स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट बिकॉज D इलेक्ट्रॉन ऑल्सो रिलीज फ्रॉम द एलिमेंट्स अलॉन्ग विद द S इलेक्ट्रॉन्स। ये जाएंगे 2 के साथ 1 फ्री। आपने देखा होगा बस में प्रचार करते हुए लोगों को कि साहब ये बड़ी सीसी 2 रुपए की है, छोटी सीसी उसके साथ फ्री है। तो ऐसे ही S के इलेक्ट्रॉन जब जा रहे होंगे तो उसके साथ D के इलेक्ट्रॉन्स भी चले जाते हैं। ठीक है साहब, तो चलिए वेरिएबल शो नहीं कर रहा। अब आते हैं टाइटेनियम पे। टाइटेनियम का कॉन्फ़िगरेशन देखिए 4s2 और 3d2। तो एक इलेक्ट्रॉन वैलेंस सेल से चला गया, आपका +2 आ गया। +2 जाने पर क्या इसको स्टेबिलिटी मिली, चेक करना पड़ेगा। यहाँ पे आप देखिए टाइटेनियम आपका टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री में, टेट्राहेड्रल के लिए D2 कैसा है, एक स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन। तो D2 स्टेबल है, इट मीन्स क्या हुआ कि 2 इलेक्ट्रॉन रिलीज करने के बाद ये स्टेबल हो जाएगा। तो +2 इज द स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट फॉर द टाइटेनियम। इसके बाद +3 होगा, बट +3 इज नॉट अ स्टेबल, क्योंकि अगर +3 करेगा 2 इलेक्ट्रॉन S में से, 1 इलेक्ट्रॉन D में से गया, तो D में से जब 1 इलेक्ट्रॉन चला जाएगा तो D1 कॉन्फ़िगरेशन बचा, D1 पे उससे स्टेबिलिटी नहीं मिल पा रही है। इसका मतलब +3 इसका स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन नहीं होगा। तो फिर क्या होगा, आगे देखते हैं। अगर एक और इलेक्ट्रॉन रिलीज करता है तो ये बनाएगा +4, +4 भी स्टेबल है इसका। +4 इज मोर स्टेबल देन +2 स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट, बिकॉज इन द +4 ऑक्सीडेशन स्टेट इट्स कॉन्फ़िगरेशन बिकम इक्वल टू द आर्गन। 2 इलेक्ट्रॉन S में से, 2 इलेक्ट्रॉन D में से, 4 इलेक्ट्रॉन चले गए। अब इसका कॉन्फ़िगरेशन आर्गन जैसा हो गया, दैट इज द नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन। यू नो मोस्ट स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन होता है नोबल गैसेस का। एवरी एलिमेंट्स टेंड्स टू टेक देयर कॉन्फ़िगरेशन जस्ट लाइक द नोबल गैस। ये भी चाहता है ये भी अपना कॉन्फ़िगरेशन आर्गन जैसा बना के स्टेबल हो जाएगा। तो अब आपके पास टाइटेनियम के 2 स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट हो गए, +2 एंड +4। याद रखने के लिए आप क्या करोगे, +2 क्यों है, क्योंकि 2 इलेक्ट्रॉन छोड़ने के बाद 3d2 कॉन्फ़िगरेशन, टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री 3d2 कॉन्फ़िगरेशन बच रहा है। टेट्राहेड्रल के लिए D2 स्टेबल होता है। डन। अब आते हैं वेनेडियम पे। वेनेडियम में +2 आया, ठीक है साहब, टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री है, ये तो हमको पता है पहले से। तो +2 ऑक्सीडेशन स्टेट है, +2 में S के दोनों इलेक्ट्रॉन चले गए, 3d3 बचा। स्टेबिलिटी कहाँ मिलेगी बंधु को, D2 में, क्योंकि टेट्राहेड्रल में D2 स्टेबल है। D4 तो कर नहीं सकता, लेने की कैपेसिटी नहीं होती मेटल्स में। मेटल इलेक्ट्रॉन पॉजिटिव होते हैं, इलेक्ट्रोपॉजिटिव होते हैं, इलेक्ट्रॉन लूज करने की टेंडेंसी होती है, गेन करने की टेंडेंसी नहीं होती। तो यहाँ पर +2 इसका स्टेबल फॉर्म नहीं होगा। तो क्या होगा भाई, आगे देखते हैं। अगर ये +3 करता है तो 2 इलेक्ट्रॉन S में से गए, 1 इलेक्ट्रॉन D में से गया। अब इसके पास बचेगा D2 कॉन्फ़िगरेशन, या दैट इज द मोस्ट स्टेबल 3d2। टेट्राहेड्रल के लिए D2 कॉन्फ़िगरेशन, D4 कॉन्फ़िगरेशन, D7 कॉन्फ़िगरेशन स्टेबल होते हैं।
तो यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन S में से 1 इलेक्ट्रॉन D में से चला जाएगा, तो 3D2 बचेगा, मतलब ये इसका स्टेबल फॉर्म रहेगा। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब इसके बाद +4 भी आएगा, वो भी स्टेबल नहीं होगा क्योंकि +4 में क्या है, 2 इसमें से चले गए, 3D1 बचा, 3D1 स्टेबल नहीं है। अब आता है +5, यस अगेन +5 इज द मोस्ट स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट फॉर द वेनेडियम। आपने देखा होगा वेनेडियम पेंटॉक्साइड, जब हमने इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ी थी तो वहाँ पे वो पढ़ा था, क्या नाम है उसका, सल्फ्यूरिक एसिड बनाने का। एक तो लेड चैम्बर मेथड था, एक कॉन्टैक्ट प्रोसेस था। यस, कॉन्टैक्ट प्रोसेस में हमने ये देखा था वेनेडियम पेंटॉक्साइड को एज अ कैटलिस्ट यूज करते हैं। तो वेनेडियम पेंटॉक्साइड में वेनेडियम का ऑक्सीडेशन स्टेट +5 होगा। ओके, चलिए लौट के आते हैं। तो यहाँ पर देखिए स्कैंडियम का +3 अकेला, टाइटेनियम का +2 और +4 मोस्ट स्टेबल है। +3 भी एग्जिस्ट करता है, बट वो या तो +2 में या +4 में चेंज हो जाता है। हाँ, अगर टाइटेनियम किसी कंपाउंड में +3 शो कर रहा है, मतलब वो डिस्प्रपोर्शनेट मॉलिक्यूल है, वो बहुत जल्दी +2 और +4 में चेंज होने वाला है। क्रोमियम पे आ जाइए। क्रोमियम में 1 इलेक्ट्रॉन लूज कर दिया तो +1 होना चाहिए। और जैसा कि हमने पहले पढ़ रखा है कि हाफ फिल्ड एंड फुली फिल्ड ऑर्बिटल मोर स्टेबल होते हैं। यहाँ पर आप देखिए, अगर 1 इलेक्ट्रॉन लूज करता है तो 3D5 है, जो कि इसका हाफ फिल्ड कॉन्फ़िगरेशन है। हाफ फिल्ड कॉन्फ़िगरेशन है, मतलब ये हुआ कि ये स्टेबल होना चाहिए, पर नहीं भाई साहब, ये स्टेबल नहीं है। इसका क्यों नहीं है? क्योंकि इसकी ज्योमेट्री है ऑक्टाहेड्रल, और हम जानते हैं ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री में इसका जो कॉन्फ़िगरेशन है वो D3 एंड D6 स्टेबल होता है। तो D6 के लिए क्या होगा, ले तो सकता नहीं है, सिर्फ देने के चांसेस है इसके पास। तो ये 2 इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, यस, +3, तो +1 शो करेगा क्योंकि 1 इलेक्ट्रॉन लूज करने पे 3D5 कॉन्फ़िगरेशन मिल रहा है। पर 3D5 इसके लिए कोई मैटर नहीं करता क्योंकि वो स्टेबल नहीं है। तो क्या स्टेबल है फिर इसके लिए स्टेबल है +3। क्यों? क्योंकि ऑक्टाहेड्रल है, और ऑक्टाहेड्रल के लिए D3 कॉन्फ़िगरेशन मायने रखता है, D5 मायने नहीं रखता। तो ये 2 इलेक्ट्रॉन और इसमें से लूज करेगा, एक यहाँ से गए, 3 इलेक्ट्रॉन लूज करने पर 3D3 कॉन्फ़िगरेशन बचेगा और ये स्टेबल हो जाएगा। याद रखना बच्चों, पहले वैलेंस सेल के इलेक्ट्रॉन जाते हैं, एक गया, उसके बाद फिर इनर सेल के इलेक्ट्रॉन जाएंगे, यानी पेनल्टीमेट सेल जाएंगे। तो एक इसमें से, 2 इसमें से चले गए, 3D3 बचा। 3D3 ऑक्टा के लिए स्टेबल है, मतलब +3 स्टेबल माना जाएगा। उसके बाद +4, +5, +6 ये भी होते हैं इसके, लेकिन +6 फिर से स्टेबल है, और वो रीजन आपको पता है कि 5 + 1 6 जाने के बाद आर्गन जैसा कॉन्फ़िगरेशन है। चलिए बढ़ते हैं आगे, मैग्नीज की तरफ देखते हैं। थोड़ा मैग्नीज के लिए, मैग्नीज का व्यवहार ज्यादा है मार्केट में, उसके लिए ज्यादा जगह चाहिए बैठने के लिए, जगह बना लेते हैं। मैग्नीज का +2 स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट है, क्योंकि किस फॉर्म में है, स्क्वायर प्लेनर फॉर्म में D5 स्टेबल माना जाता है। तो आफ्टर लूजिंग 2 इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द वैलेंस सेल एज सब सेल, it obtain 3D5 configuration, that is more stable configuration of the manganese. That's why +2 is the most stable for the manganese in ionic form. जब मैंगनीज आपका किसी आयनिक कंपाउंड के फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, वहां पर इसका +2 ऑक्सीडेशन स्टेट ही होता है। ठीक है, बात समझ में आ रही है सबको? बहुत बढ़िया, कमेंट करके जरूर बताइएगा। यहाँ पर +2 इसका स्टेबल हो गया। अच्छा, इसके बाद क्या होगा, +4 भी है भाई साहब का, +5 भी है, +6 भी है, +7 भी है। अरे साहब, इसका तो कर रहा काम है। यहाँ पर आप देखिए, इतना तो किसी के पास नहीं है जितना इसके पास है। इसमें +4 D5 है, 2 इसमें से गए और इसमें से जाते रहेंगे, लेकिन +7 मोस्ट कोवेलेंट होगा इसका, +2 मोस्ट आयनिक होगा मैंगनीज का। स्टेबिलिटी वाइज +2 ज्यादा माना जाता है क्योंकि हाफ फिल्ड एंड फुली फिल्ड ऑर्बिटल मोर स्टेबल होते हैं। आप समझिए, इतने इलेक्ट्रॉन लूज तो कर नहीं सकता। +7 जो ऑक्सीडेशन स्टेट आएगा इसका, वो इलेक्ट्रॉन लूज करके नहीं आएगा, वो इसकी म्यूचुअल शेयरिंग से आएगा। किसी में कोवेलेंट बॉन्ड बनाया होगा, उस केस में इसके पास +7 ऑक्सीडेशन स्टेट एग्जिस्ट करेगा। क्लियर है? तो ध्यान रखना है बच्चों आपको। अभी तो हम मिडिल ऑफ द सीरीज तक पहुंचे हैं, उसके आगे बढ़ते हैं। याद रखने के लिए इस पॉइंट पे फोकस करें। स्कैंडियम ओनली +3,
रीजन पूछा जाता है एग्जाम में, तो पूछा कि वाई स्कैंडियम कैन नॉट एक्सप्रेस मोर देन +3 ऑक्सीडेशन स्टेट और other than +3 oxidation state. We can say there is a less difference in the energy of s and d orbital. That's why scandium show only +3 stable oxidation state. What about the titanium vanadium? You know, titanium vanadium both occurs in the tetrahedral structure, and tetrahedral geometry have d2, d4 and d7 stable configuration. That's why accordingly they lose number of electrons by which they can obtain either d2 or d4 configuration for become stable. तो इसका टाइटेनियम आपका शो करेगा +2 एंड +4 जो स्टेबल है। आपको बाकी याद रहे ना रहे, ये जरूर याद रखना जो मैंने ब्रैकेट में रख रखे हैं। तो टाइटेनियम के +2 और +4, वेनेडियम के लिए +3 एंड +5, क्रोमियम के लिए होगा +3 एंड +6, यस स्टेबल। मैंगनीज के लिए +2 और +7 मोस्ट स्टेबल होंगे। अब इसके बाद आते हैं आफ्टर द मिडल ऑफ द सीरीज आयरन Fe26 होता है 4s2 3d1। ऑब्वियसली स्क्वायर प्लेनर है, इसको d5 चाहिए होगा, लेकिन वैलेंस सेल के 2 इलेक्ट्रॉन हटने पर +2 आएगा। थोड़ी सी स्टेबिलिटी इसीलिए है क्योंकि वैलेंस सेल इससे हट जाता है, लेकिन स्टेबिलिटी की बात करें फाइनली तो 1 इलेक्ट्रॉन जब इसमें से और लूज करेगा ये, तब इसको स्टेबिलिटी मिलेगी। तो प्रॉपरली हम ये कह सकते हैं कि इसके ऊपर ब्रैकेट न लगाएं क्योंकि स्टेबिलिटी किसकी है, +3 की। ओके, एक क्वेश्चन और पूछा जाता है आयरन और क्रोमियम को लेकर के। तो क्रोमियम +3 एंड आयरन +3 कंपेयर करना, जरा ध्यान देना इस बात पे, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, एग्जाम में कई बार पूछा गया है। आयरन में +3 d5 कॉन्फिगरेशन में, भाई 2 इलेक्ट्रॉन इसमें से गए, 1 इसमें से गया, इसके पास बचा है d5, यस दैट इज द हाफ फिल्ड d ऑर्बिटल। क्रोमियम में +3, क्रोमियम के +3 में इसके पास है d3 कॉन्फिगरेशन। तो वो कहेगा कि विच वन इज मोर स्टेबल, +3 फॉर Cr और +3 फॉर Fe। Fe +3 में d5 कॉन्फिगरेशन, हाफ फिल्ड d ऑर्बिटल है। Cr के केस में d3 कॉन्फिगरेशन, हाफ फिल्ड T2g ऑर्बिटल है। इसकी स्टेबिलिटी का रीजन T2g ऑर्बिटल का हाफ फिल्ड होना है। तो T2g ऑर्बिटल का हाफ फिल्ड होना इसकी स्टेबिलिटी का रीजन है। अब इन दोनों को अगर कंपेयर करें कि विच वन इज मोर स्टेबल, वी कैन से Cr3+ इज मोर स्टेबल देन Fe3 पॉजिटिव। व्हाट इज द रीजन बिहाइंड दिस? रीजन इज दैट गिव्स एनर्जी चेंज फॉर द Cr3 positive is more negative than Fe3 positive. So we can say Cr3 positive is more stable than Fe3 positive. Yes. Now come to the next point. Cobalt. थोड़ा सा गचपच सा हो रहा है इसमें, अलग से लिख देता हूँ इसको। दिख रहा है ना सबको? कमेंट करके जरूर बताइएगा। आयरन कोबाल्ट 27, निकेल 28, कॉपर 29, जिंक 30। कॉन्फिगरेशन वही है 4s2 3d7, 4s2 3d8, 4s1 3d10, 4s2 3d10। ये आपका कॉन्फिगरेशन। अब जरा देखिए इसमें कोबाल्ट कैसा बताया मैंने आपको, याद है? 2 स्पॉट TOSPOT, ये T, ये O, ये तो छोड़ रखे हैं। एक आगे से छोड़ो, एक पीछे से छोड़ो, 2 आगे से टेट्रा, 2 पीछे से टेट्रा, एक आगे से ऑक्टा, एक पीछे से ऑक्टा, बचे हुए सारे स्क्वायर प्लेनर। ऐसे करके याद रखते हैं। ऑक्टा में आ जाइए भाई साहब, स्टेबिलिटी मिलेगी आपको d3 और d6 में। इनके पास क्या है, +2, वैलेंस सेल हट गया, एक और इसमें से छोड़ना पड़ेगा भाई, एक और छोड़ने पर हो जाएगा +3, यस +3 होने पर इसके पास होगा d6 कॉन्फिगरेशन। ऑक्टा वाले के केस में d6 स्टेबल है बिकॉज इन दिस केस T2g ऑर्बिटल बिकम फुली फिल्ड। ये इसका रीजन भी है। अगर आपसे पूछता है
कि वाई कोबाल्ट शो +3 स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट, तो वी कैन से कि इन +3 ऑक्सीडेशन स्टेट कोबाल्ट हैज +6, कोबाल्ट हैज D6 कॉन्फिगरेशन. इन दिस केस they have fully filled T2G orbital. Now come to the next point, nickel. निकल का है 4s2 3d8 टेट्राहेड्रल है, तो भाई साहब +2 तो होता ही है, बैलेंस सेल हटेगा तो 2 इलेक्ट्रॉन आएगा, Ni2+ आपने देखा होगा. अब एक और कहानी है इसकी +3, क्योंकि एक और हट जाए तो 3d7. यस 3d7 टेट्रा के केस में 3d7 स्टेबल है, तो बिल्कुल छोड़ देगा. स्टेबिलिटी कहाँ मिली निकल को? +2 और +3 में से +3 मोर स्टेबल माना जाएगा. अब आता है आपका कॉपर. जी हाँ भाई साहब, कॉपर का +1 वैलेंस सेल हट गया, एक इलेक्ट्रॉन हटने पर क्या होगा? 3d10 कॉन्फिगरेशन. आप जानते हैं फुली फिल्ड ऑर्बिटल होता है 3d10, पर आपको पता है टेट्राहेड्रल के लिए 10 का मायने इतना नहीं है, वो तो अपने उसी जुगाड़ में है 4 7 9 इस तरह की कंडीशन जो है वो 2 4 और 7 वाली. ये क्या करेंगे? जब तक सॉलिड स्टेट में रहेंगे तब तक +1 ऑक्सीडेशन स्टेट में मस्त रहेंगे, लेकिन जैसे ही एक्वस सॉल्यूशन आता है, एक्वस सॉल्यूशन में दे कन्वर्ट इनटू +2 स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट. यू नो व्हाई? इसलिए क्योंकि फॉर +2 ऑक्सीडेशन स्टेट it has more negative enthalpy of hydration in aqueous solution, more negative enthalpy of hydration and high enthalpy of ionization. याद रखना ये दो रीजन है इसके. एंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन हाई है, एंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन हाई, आयनाइजेशन एंथैल्पी हाई इसकी, और एंथैल्पी ऑफ हाइड्रेशन है वो नेगेटिव होती है इसकी. तो ये इसका रीजन होगा कॉपर का 2+ होने का. कई बार ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि इन सॉलिड स्टेट कॉपर एग्जिस्ट इन +1 ऑक्सीडेशन स्टेट, बट इन एक्वस सॉल्यूशन इट ऑटोमेटिकली चेंज इनटू +2 ऑक्सीडेशन स्टेट. Why it does not exist in +1 aqueous solution? तो एक्वस का मतलब क्या है कि जब आप सॉल्ट को वाटर में डालोगे तो वो एक्वस सॉल्यूशन हो गया. अब एक्वस सॉल्यूशन में आपने देखा वाटर के मॉलिक्यूल चारों तरफ से उसे एग्रीगेट करेंगे, चारों तरफ से कवर करेंगे, तो जब मॉलिक्यूल इसके कांटेक्ट में आएंगे वाटर के, तो उस आयंस के साथ जुड़ने पर हाइड्रेटेड सॉल्ट बनता है और वहां पे बहुत सारी एनर्जी रिलीज होती है, उसको कहते हैं एंथैल्पी ऑफ हाइड्रेशन. तो इसके लिए हम देखेंगे एंथैल्पी ऑफ हाइड्रेशन मोर नेगेटिव है, हाई एंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन है, ये इसका रीजन होता है +2 में कन्वर्ट होने का. Zn के पास फुली फिल्ड d ऑर्बिटल है, इसीलिए सिर्फ +2 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करेगा, वो भी इसका स्टेबल है. तो आपका स्कैंडियम और जिंक, ये दो ऐसे एलिमेंट्स हो गए जो वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट शो नहीं करते. टाइटेनियम के +2 +4 है, उसका रीजन मैंने बता दिया. +2 में हाफ फिल्ड Eg ऑर्बिटल, +4 में नोबल गैस कॉन्फिगरेशन. वेनेडियम के लिए +3 एंड +5 स्टेबल, सेम रीजन. फॉर +3 it has half filled Eg orbital and for +5 it has noble gas configuration. क्रोमियम के लिए +1 होता है बट स्टेबल +3 एंड +6 है. +3 के लिए हाफ फिल्ड T2G ऑर्बिटल होता है और +6 के लिए इसके पास नोबल गैस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन. मैग्नीज के लिए आप देखिए +2 एंड +7 दो स्टेबल होते हैं. +2 में इसके पास में D5 कॉन्फिगरेशन होता है जो कि स्क्वायर प्लेनर के लिए मोर स्टेबल होता है, और D7 में नोबल गैस कॉन्फिगरेशन. याद रखना इलेक्ट्रॉन जो शेयरिंग की या लूज करने की टेंडेंसी होती है वो तब तक होती है जब तक D ऑर्बिटल में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं. जैसे D में पेयरिंग स्टार्ट होगी फिर वो D के इलेक्ट्रॉन जो पेयर्ड वाले हैं वो पार्टिसिपेट कर सकते हैं, लेकिन जो अनपेयर्ड थे 5 इलेक्ट्रॉन वो ब्लॉक हो चुके हैं, वो रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करेंगे. ये आपका ऑक्सीडेशन स्टेट से रिलेटेड टॉपिक हो गया. ठीक है, अगले टॉपिक पे बात करेंगे हम. ये याद रखना पेपर में आने वाला टॉपिक है, इसको लेकर के 2-3 रीजनिंग क्वेश्चंस बन जाते हैं और बड़े आराम से हम इसका जवाब दे सकते हैं. ठीक है, बहुत बढ़िया बात है. जिन लोगों को
T2G और EG समझ में नहीं आ रहे हैं वो जरा एक बार कोऑर्डिनेट कंपाउंड पढ़ लें, उसमें आप देखेंगे स्प्लिटिंग ऑफ डी ऑर्बिटल है क्रिस्टल फील्ड थ्योरी में, तो वहाँ पे आप देखेंगे ऑक्टाहेड्रल में T2G नीचे और EG ऊपर होते हैं, टेट्रा में EG नीचे होता है, T2G ऊपर होता है, वो एनर्जी का डिफरेंस होता है। चलिए, तो पहला टॉपिक आपका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हुआ, दूसरा ऑक्सीडेशन नंबर एंड वैलेंसी हो गया, तीसरे टॉपिक पे आते हैं अब हम, एटॉमिक साइज। एटॉमिक साइज अब कहने के लिए तो ऐसा लगता है जैसे कटोरा मांग रखा है, लेकिन अच्छा है एटॉमिक साइज टॉपिक भी, क्योंकि एटॉमिक साइज एक ऐसा टॉपिक है जिसके ऊपर बहुत सारी प्रॉपर्टीज डिपेंड करती हैं इसकी। अब देखिए एटॉमिक साइज में सबसे पहले 3D सीरीज की बात कर लेते हैं हम, और आपका वही एलिमेंट्स है स्कैंडियम, टाइटेनियम, वैनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, आयरन, कोबाल्ट, निकल, कॉपर, जिंक, फ्रॉम 21 to 30, इतनी देर से पढ़े जा रहे हैं इनको बार बार। तो देखिए पहले जैसे जैसे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बढ़ते हैं, आप देखिए इसमें 21 है, तो 21 प्रोटॉन हो गए, 21 इलेक्ट्रॉन्स हो गए। इसमें अगर हम बात करें तो 21 इलेक्ट्रॉन्स थे, वो 22 इलेक्ट्रॉन, 22 प्रोटॉन, इसके कंपैरिजन में इसमें नंबर ऑफ प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन्स ज्यादा है। अगर मैं इसकी फिलिंग चेक करता हूं एक बार, इस तरह से हम लोग देख सकते हैं, ये आपका 4s, ये 3D। स्कैंडियम के केस में s में 2 इलेक्ट्रॉन, 3D में 1। टाइटेनियम की बात करें तो टाइटेनियम में एक और बढ़ गया, D2 हो गया है। वैनेडियम में D3 हो गया। क्रोमियम का हमने देखा था 4s1 3D5, आज भी देखा था हमने, तो 4s1 3D5 है, तो क्या होगा इसमें ये सारे भर गए और यहाँ से ये अनपेयर्ड हो गए, यानी कि सबसे ज्यादा अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो गए इसके पास। तो जैसे जैसे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन बढ़ रहे हैं, मेरा कहने का मतलब ये था कि जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन्स बढ़ रहे हैं वैसे वैसे वैलेंस सेल के इलेक्ट्रॉन्स पे न्यूक्लियस का जो होल्ड है, जो अट्रैक्शन है, वो बढ़ता जाता है। अट्रैक्शन बढ़ेगा, साइज कॉन्ट्रैक्ट होगा। यस, कहां तक? क्रोमियम तक। अब आगे आते हैं मैग्नीज। यस, मैग्नीज पे डी पे तो कोई फर्क नहीं पड़ा, यहां तक और कम हो सकता है। आयरन में इलेक्ट्रॉन आ गए डी में भरना। जब इलेक्ट्रॉन आपके 3D में फिलिंग स्टार्ट हो जाती है तो शील्डिंग इफेक्ट बढ़ने लगता है। शील्डिंग इफेक्ट कहते हैं, ये न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के चारों तरफ ये इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। अब ये इनर सेल इलेक्ट्रॉन कोई जो सबसे लास्ट है, पेनल्टीमेट सेल है, ये वैलेंस सेल के इलेक्ट्रॉन पे अपना होल्ड, न्यूक्लियस के होल्ड को कम कर देता है और इस पे अपना रिपल्सिव फोर्स अप्लाई करता है। इसकी वजह से साइज बढ़ जाता है और न्यूक्लियस का इस पे होल्ड लगभग खत्म हो जाता है। तो यहाँ पे आप देखिए जैसे जैसे डी में इलेक्ट्रॉन्स की पेयरिंग स्टार्ट होगी, शील्डिंग अपना काम करना शुरू कर देता है, और जब शील्डिंग काम करेगा न्यूक्लियस का होल्ड वैलेंस सेल पे कम हो जाएगा। जब न्यूक्लियस का होल्ड कम होगा तो साइज उसका स्टेशनरी हो जाएगा, क्योंकि जो साइज कॉन्ट्रैक्ट हो रहा था वो इस वजह से हो रहा था कि न्यूक्लियस में प्रोटॉन बढ़ रहे थे, वैलेंस सेल में इलेक्ट्रॉन्स बढ़ रहे थे। यहाँ पे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बढ़ेंगे, यहाँ पे प्रोटॉन बढ़ेंगे, सब एक दूसरे को खींचेंगे। लेकिन यहाँ क्या देख रहे हैं हम, न्यूक्लियस तो अपनी जगह पे उतना ही है, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन तो बढ़ रहे हैं, लेकिन जो होल्ड है वो केवल इनर सेल इलेक्ट्रॉन्स पे है। ठीक है, तो शील्डिंग इफेक्ट बढ़ गया तो इनका साइज लगभग कांटेक्ट हो गया। तो आयरन, कोबाल्ट, निकल लगभग सिमिलर साइज के हो गए। इसके बाद जैसे जैसे हम देखेंगे फिलिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होती जाती है, तो ये इलेक्ट्रॉन्स एक दूसरे को रिपेल करने लगते हैं। जब एक शेल में बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स फिलअप हो जाएंगे तो दे हैव इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्सन। तो ड्यू टू इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्सन द एटॉमिक साइज बिकम्स लार्जर। नाउ शील्डिंग इफेक्ट इज नॉट perfectly active on the valence shell electron as the previous one have. So just like we can say, whenever we plot the graph between atomic size and atomic number, atomic volume and atomic number, कटोरा ले लो बेटे और कुछ नहीं तुम्हारे हाथ में। अब जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन्स बढ़ रहे थे वैसे वैसे साइज इसका कॉन्ट्रैक्ट होता जाता है
आफ्टर दैट इट बिकम कांस्टेंट एंड एट लास्ट अगेन एटॉमिक साइज बिकम इंक्रीज। देखो कटोरा गिर गया था तो टूट गया हमारा। स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, यहाँ तक तो बढ़ रहे थे। मैग्नीज तक आ जाओ आप, यहाँ क्रोमियम के बगल में मैग्नीज है। उसके बाद आयरन, कोबाल्ट और निकेल। ग्राफ को थोड़ा सा और बड़ा कर देते हैं यहाँ तक। मैग्नीज तक हो गया। इसके बाद आयरन, कोबाल्ट और निकेल, ये तीनों लगभग पास पास रहते हैं। तीनों की प्रॉपर्टीज भी ऑलमोस्ट सिमिलर है। कॉपर और जिंक। इस तरह से हम देखेंगे। ये आपका ग्राफ होता है एटॉमिक साइज का। 3 रीजन याद रखना बच्चों, 3 रीजन। स्कैंडियम टू मैग्नीज, एटॉमिक साइज डिक्रीजेस as number of electrons and proton increases, effective nuclear charge increases. Atomic size decreases. Reason for this? Effective nuclear charge increases. ठीक। उसके बाद आ जाइए मैग्नीज से आयरन, कोबाल्ट, निकेल, मीन्स आयरन टू निकेल। एटॉमिक साइज बिकम ऑलमोस्ट कांस्टेंट। Atomic size become almost constant. Due to what is the reason for this? Reason is that shielding effect. Shielding effect. You people can understand this. At last, yes, we can say from after that nickel to zinc, atomic size increases. What is the reason for this? The reason is that inter electronic repulsion. Yes. तो आपने देखा इसमें एटॉमिक साइज की जब हमने बात करी है। देखो ये दोनों टॉपिक क्लियर हो चुके होंगे। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन हो गया, ऑक्सीडेशन नंबर एंड वैलेंसी हो गया। अब उसके बाद एटॉमिक साइज। एटॉमिक साइज में क्या देखा हमने कि जैसे से लेफ्ट टू राइट चल रहे हैं तो एक मिडिल ऑफ द सीरीज मैग्नीज तक मैंने देखा था। आपका कॉन्फिगरेशन एक बार फिर से मैं दिखा देता हूँ अगर आपको कुछ डाउट हो तो। मैंने देखा कि इसका जो कॉन्फिगरेशन है 4s2 3d1, तो 4s2 3d1 केवल एक इलेक्ट्रॉन डी में है। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रोटॉन बढ़ेंगे, अट्रैक्शन बढ़ेगा, साइज कॉन्ट्रैक्ट होगा। सेकंड, टाइटेनियम पे 3d2 हो गया, एक इलेक्ट्रॉन और बढ़ गया, एक प्रोटॉन बढ़ गया। वेनेडियम पे पहुंच के देखा एक और बढ़ा। क्रोमियम पे आपने देखे नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन सबसे ज्यादा थे। उसके बाद मैग्नीज में फिर पेयरिंग स्टार्ट हो गई। तो जब तक डी में पेयरिंग नहीं हो रही है तब तक साइज कॉन्ट्रैक्ट होता जाएगा। जैसे ही डी में इलेक्ट्रॉन फिलिंग स्टार्ट होती है, शील्डिंग इफेक्ट स्टार्ट हो जाता है और साइज आपका ऑलमोस्ट सिमिलर हो जाता है, कॉन्ट्रैक्ट होने कांस्टेंट हो जाता है। जैसे जैसे डी में इलेक्ट्रॉन्स बढ़ते चले जाते हैं तो एक ही शेल में जब बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स बढ़ेंगे तो उनमें एक दूसरे में धक्का मुक्की होगी। आपने देखा होगा सर्दियों में हम लोग अलाव जला लेते हैं। तो अलाव जलाते समय आपने क्या देखा कि आग जला ली हमने, 4-6 लोग बैठ गए अपने मोहल्ले के। अब उसमें पड़ोसी से राम सिंह और आ गया। जब राम सिंह आ गया तो उसके लिए जगह बनेगी, तो वो बीच में घुसेगा तो हमारा जो गोला है वो चौड़ा हो गया। उधर से दीनदयाल और आ गया, वो भी उसी में बैठ गया, गोला और बढ़ गया। इधर से हरीराम और आ गया, गोला और बढ़ गया। इस तरह से हम देख रहे हैं कि जैसे जैसे लोग बढ़ते जाते हैं हमारा गोला बड़ा होता जाता है। समझते हो ना गोला? तो ठीक है ना। ये आपका एटॉमिक साइज वाला कॉन्सेप्ट है। और ये बात सिर्फ 3D के लिए नहीं है, या 3D, 4D, 5D, 6D पूरी पीरियोडिक टेबल में सिमिलर होगा। ठीक है, चलिए इसके बाद एक जरूरी बात है जिसे बताने के लिए मैंने आपको बुलाया था आज। ये है कि जब हम कंपेयर करते हैं डाउन द ग्रुप, अब देखिए 3D इज वेरी वेरी स्मॉलर देन 4D, बट 4D एंड 5D ऑलमोस्ट सिमिलर साइज एलिमेंट्स। आपने देखा होगा डाउन द ग्रुप एटॉमिक साइज इंक्रीज होता है क्योंकि नंबर ऑफ शेल इंक्रीज होते हैं। ये तो पता है हमें पहले से। तो ये तो एक सिंपल सेंटेंस हो गया, लेकिन यहाँ पर ये बात
ठीक नहीं है। रीजन होता है कि 4D एलिमेंट्स पर शील्डिंग इफेक्ट होता है भाई साहब। 4D एलिमेंट्स पर 3D इलेक्ट्रॉन्स का शील्डिंग इफेक्ट होता है। और जब 5D में इलेक्ट्रॉन्स फिल किए जाते हैं तो आप देखिए 5D एलिमेंट्स में जो शील्डिंग इफेक्ट होता है वो पुअर हो जाता है। क्या हो जाता है? पुअर। प्रॉब्लम यह आती है कि पुअर क्यों होता है भाई? जब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बढ़ रहे हैं, ये आपका न्यूक्लियस है, ये फर्स्ट सेल, ये आपका सेकंड सेल हो गया, थर्ड सेल, टोटल कैपेसिटी 18 की है, अब देखिए जितना डिस्टेंस यहां था उतना इसमें नहीं है, जितना इसमें है उतना यहां पे नहीं है। अब हम अगले सेल की बात करें, जब हमारे इलेक्ट्रॉन फोर्थ सेल में एंटर कर रहे हैं तो 3D इलेक्ट्रॉन्स का शील्डिंग इफेक्ट उसमें एक्ट करने लगता है। तो जब ये बहुत नजदीक घेरा हो जाएगा तो इनके बीच में जो गैप है ना बहुत कम होगा। जब इनके बीच का जो डिस्टेंस है, जो गैप है बहुत कम होगा तो क्या होगा? न्यूक्लियस का होल्ड सिर्फ इन पे ही रह जाएगा। आप देखिए कई बार क्या होता है, जब हम छोटी क्लासेस में पढ़ते थे तो हमारा टीचर बैठा होता था, टीचर के चारों तरफ जो टीचर के चहेते बच्चे हैं वो बगल बगल में खड़े हो जाएंगे। जब वो बगल बगल में खड़े हो जाएंगे तो क्या होगा? पीछे क्लास के बच्चे बैठे चिल्लपॉय करते रहते हैं, उनको कुछ पता नहीं है, वो सब गोल घेरा बना के बस उन्हीं पे नजर रहती है। तो ये कंडीशन कुछ ऐसी है। ये हमारे गुरुजी बैठे हुए हैं, ये क्लास के अरे गहरे बच्चे जो उनके बहुत चाहते हैं, जो बार बार मस्ती करते रहते हैं उनसे, वो उनके चारों तरफ खड़े हो जाते हैं। तो क्लास में बैठे हुए और जो डुग्गू भुग्गू है उन पे टीचर का कोई कांटेक्ट नहीं है, बल्कि इनको तो धक्का मार के और बाहर और कर दिया जाता है। तो ये जो धक्का देने की टेंडेंसी है वह है आपकी शील्डिंग इफेक्ट। अब हम बात करेंगे, ये हम जब 4D में एंटर कर रहे थे तो 3D का बहुत ज्यादा शील्डिंग था। शील्डिंग हमेशा इनर सेल का होगा, उसके अंदर वाले तो बैलेंस हो गए, क्योंकि इनके तो इलेक्ट्रॉन इधर भी है और इधर भी है। तो ये इलेक्ट्रॉन जितना ऊपर से पुश करेगा, ये नीचे से ये उतना पुश करेगा, इसलिए ये तो कहीं नहीं जाने वाला। फर्क पड़ता है सिर्फ पेनल्टीमेट सेल का। ये वैलेंस सेल, ये अंदर वाला आपका पेनल्टीमेट सेल। तो पेनल्टीमेट सेल है, जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, दे अप्लाई फोर्स ऑफ रिपल्सन ऑन द वैलेंस सेल। दैट्स व्हाई साइज ऑफ वैलेंस सेल विल बी इंक्रीजेज अप टू मैक्सिमम एक्सटेंट। कहां तक बढ़ेगा ये? जितना बढ़ सकता है, जितना ये धक्का मुक्की करके उसे बाहर फैला सकते हैं उतना फैला देंगे। इसके अलावा एक और रीजन क्या है कि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ऑफ द न्यूक्लियस प्रोटेक्टेड बाय द इनर सेल इलेक्ट्रॉन। दैट्स व्हाई दे कैन नॉट अट्रैक्ट ऑन द, they cannot apply force of attraction on the valence cell electron. That's why valence cell become larger. Yes, this is the reason for the difference in size of 3D as well as 4D elements. कि जब 3D में भरे गए थे तब इनके बीच में गैप इतना था कि इलेक्ट्रॉन आराम से जा रहे थे, तो 3D पे तो कोई फर्क नहीं पड़ रहा। लेकिन जब इलेक्ट्रॉन हम 4D में एंटर कर रहे थे तो 3D इलेक्ट्रॉन्स ने एक ऐसा गोल घेरा बना लिया, एक ऐसी सील्ड बना ली न्यूक्लियस के चारों तरफ, ये भी न्यूक्लियस का जो फोर्स है वो वैलेंस सेल तक नहीं पहुंच पा रहा है, इसलिए इसका साइज बहुत बड़ा हो गया। अब हम बात करते हैं बेटा इसके आगे वाले सेल पे। जब ये साइज इतना बड़ा हो गया तो क्या हुआ? इनके बीच में गैप बढ़ गया। आप इसको देखिए, जैसे ये सेल है, अब यहां पे जो इलेक्ट्रॉन्स थे इनके बीच में इतना गैप है। अब इसके पीछे जो जाएगा, जब इसके पीछे जाएगा तो इनके बीच में गैप बढ़ गया। अब इसके पीछे और जाएंगे तो इनका गैप और बढ़ गया। तो जैसे जैसे इनका गैप बढ़ता जाएगा वैसे वैसे क्या है, न्यूक्लियस का होल्ड वैलेंस सेल पे बढ़ जाएगा, क्योंकि अभी रोकने वाले नहीं है ये। आप देखिए क्रिकेट का मैच होता है तो ये अपना कैप्टन है बीच में, इसके चारों तरफ बहुत सारे प्लेयर हैं, मैच की स्ट्रेटजी तैयार करते हैं, कंधे पे हाथ रख के एक दूसरे से इस तरीके से। तो पवेलियन में बैठे हुए जो लोग हैं यहाँ पे, इनको ये कैप्टन अब दिखाई नहीं दे रहा है जब ये मैच की स्ट्रेटजी तैयार कर रहे हैं।
अब इन प्लेयर को मैं सीधे फील्ड में भेज देता हूँ यहाँ पर। तो जब ये फील्ड में जाएंगे तो यहाँ इनके बीच में गैप बड़ा कम था तो नहीं दिखाई दे पा रहा था। जब ये अपनी ही पोजीशन पे पीछे पीछे आ गए तो अब इनके बीच में इतना गैप है कि न्यूबैलेंस सेल के यानी कि पवेलियन में बैठे हुए लोग आराम से इसको देख पाएंगे। तो बस इसी तरह से समझो कि पहले शील्डिंग इफेक्ट वर्क कर रहा था 4D इलेक्ट्रॉन्स पे 3D का, लेकिन जब इलेक्ट्रॉन आपके एफ में फिलिंग शुरू हो गई तो इनके बीच में गैप बढ़ गया और आपका जो शील्डिंग इफेक्ट था वो पुअर हो गया। तो पुअर इफेक्ट हो जाने से क्या होगा, न्यूक्लियस का होल्ड वैलेंस सेल के इलेक्ट्रॉन पे प्रॉपरली बना रहेगा और वो उसके अंदर की तरफ खींच लाएंगे। तो इससे तो ये बहुत बड़ा हो गया, लेकिन इसको अंदर खींचने की वजह से ये कॉन्ट्रैक्ट होकर के इसके बिल्कुल पास आ गया। इसको लेकर के भी बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन 100% बनता है कि देयर इज ए लेस डिफरेंस बिटवीन द साइज ऑफ 4D एंड 5D एलिमेंट्स बट दे हैव लार्ज डिफरेंस इन 3D एंड 4D। गिव रीजन। So you can say there is a shielding effect of the 3D electron on the 4D elements. That's why they have large difference in the size of 3D as well as 4D elements. But there is a poor shielding effect when electron enter in the 4f orbitals. Then 5D elements become contracted and 4D elements become larger due to the shielding effect. That's why they become almost similar size elements. Clear है? तो ये बेटा साइज से रिलेटेड दो बातें याद रखेंगे। एक, ऊपर से नीचे चलने पर क्या वेरिएशन हो रहे हैं हमें पता है, ऊपर से नीचे चलने पर साइज बढ़ता है, पर कब कितना बढ़ेगा इसको लेकर के हमें तैयारी करनी होगी पूरी। ठीक है, तो चलिए आज की क्लास में 3 टॉपिक हो गए, बहुत बड़ी बात है ये, इनको तैयार करो। कल की क्लास में मैं आपको आगे के 4 टॉपिक का डिस्कशन करवाऊंगा। ओके, चलिए, जय हिंद, जय भारत।